Good morning, everyone. Welcome again. Class 7th, subject Social Studies, chapter number 4, the Delhi Sultanate. We have started already, and today's topic is the Khalji Dynasty. इससे पहले अभी हम देख चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. कुतुबुद्दीन ऐबक आया था एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ द मोहम्मद गौरी. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शमशुद्दीन इल्तुतमिश एंड आफ्टर दैट रज़िया सुल्ताना एंड उसके बाद में हमने देखा था बलबन. ठीक है, गयासुद्दीन बलबन हमने देख लिया था. अब हम देखेंगे उसके बाद सक्सेसर कौन बनता है. कुछ मलमुक सुल्तान थे वो बने थे. नाउ अब कैप्चरिंग जो होगी वो किसकी होने वाली है इंडिया पे, वो होगी खलजी डायनेस्टी की. एग्जैक्टली जो आपने सुना था स्टोरी खलजी डायनेस्टीज़ के बारे में, अभी एक मूवी भी उस पर रिलीज़ हुई थी. बेसिकली वो मूवी जो थी वो उस पर बनाई हुई थी. जो मलिक मोहम्मद जायसी, ही वॉज अ राइटर, हिंदी राइटर थे वो. उनका एक कुछ क्रिएशन था जिसमें पद्मावत था और उसी में इन्होंने बताया है पद्मावती के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में. वो था, दैट इज़ द अनदर स्टोरी वी विल टेल यू. अभी हम देख लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है खलजी डायनेस्टी की. आफ्टर गयासुद्दीन्स डेथ अ tussle for power began between Gayasuddin successors and nobles. अब गयासुद्दीन के डेथ के बाद में बताया भी था मैंने आपको, जो चालीसा थे उनका बढ़ रहा था क्राउन, वो लेना चाह रहे थे. और जो नॉबल्स थे डिमांड उनकी हो रही थी कि वो क्या करेंगे, रूल करने का काम करेंगे. एंड ऑब्वियसली अगर कहीं पे देखो, अगर जो मेन पावर है, जो किंग की पोस्ट है, अगर उसके लिए इतने झगड़े हो रहे हैं और अगर वो जगह खाली पड़ी है और वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, तो ऐसे मौके का फ़ायदा हमेशा जो एनिमीज़ होते हैं हमेशा उठाते हैं. ठीक है, ये एक ऐसा वीक पॉइंट होता है. तब इंडिया पे कोई भी अपना अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन आता तो वो अपना रूल चला सकता था और इसी का फ़ायदा उठाया था खलजी डायनेस्टी के लोगों ने. नाउ फाइनली इन 1290s AD एन अफगान नोबल कॉल्ड जलालुद्दीन खिलजी. खिलजी खलजी एक ही बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं. इन्हें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम बताए हुए हैं. जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, वो गयासुद्दीन का जो हेयर होता है, हेयर मतलब उसका जो उसकी जगह सक्सेसर बना हुआ है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, इसको उत्तराधिकारी बोलते हैं, उसको क्या करता है, उसको मार देता है. उसकी डेथ होने के बाद में ही टू कंट्रोल ओवर द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत अपने अंडर में कर लेता है. एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर द खलजी डायनेस्टी. अब देखो फाउंडेशन एस्टेब्लिश हो गई है खलजी डायनेस्टी की. जैसे एस्टेब्लिश हुई है ना, वैसे ही ख़त्म भी हो जाएगी. जलालुद्दीन खलजी, इसका टाइम पीरियड चला था 1290 से 1296. ओनली 6 ईयर तक का चला था. अच्छा, ये 6 ईयर भी जो थे ना, वो 6 ईयर का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं होगा कि इसने सच में रूल किया था. एक्चुअली 6 ईयर तो इसने एस्टेब्लिशमेंट करने में लगा दिया था. ठीक है, इट इज़ सेम लाइक आपने जनरली देखा होगा घर में कई बार होता है जो आपके एल्डर सिस्टर्स ब्रदर्स होते हैं, वो अक्सर कुछ बनाते हैं. ठीक है, तो और छोटे जो भाई बहन होते हैं वो उठा के लिए जाते हैं, वो खा लेते हैं, है ना, कुछ भी. तो सेम थिंग यही है, इसको तो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है. मतलब जो ये खिचड़ी बन रही है ना, वो ये अब बनेगी. कैसे बनेगी देखो, जलालुद्दीन खलजी है ना, ये बनाएगा. जलालुद्दीन खलजी ऑल्सो नोन एज फ़िरोज़ शाह. फ़िरोज़ शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है. बिगन हिज करियर इन द आर्मी. देखो यहाँ आने से पहले ये लोग है ना, अफ़गान के छोटे छोटे टाउन्स के सरदार हुआ करते थे. छोटे छोटे टाउन जो होते थे ना, एक्चुअली अफ़गान उस टाइम में टाउन्स में डिवाइडेड था. ठीक है, और वहाँ पे टाउन में डिवाइडेड होने के वजह से वहाँ पे क्या होता था, एक ना एक हेड होता था.
उस टाउन को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ना एक हेड होता था। तो बिल्कुल वही बात है कि ये जो हेड है वहाँ पे एक ऐसे ही एक टाउन का हेड होता है, ये जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। अब ऐसे में इनको एक बड़ा किंगडम ऑब्वियसली चाहिए ही होता है, एम्बिशियस हो जाते हैं ये लोग आगे चलते चलते। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, वो अपनी देखो अपना जो करियर है वो मलमुक सुल्तान से स्टार्ट करता है। मलमुक सुल्तान वही होता है जो स्लेव होते हैं ना, उनको कहा जाता है मलमुक सुल्तान। जो गुलाम होते हैं, किसी के अंडर में रह के काम करते हैं, जिनको खुद के पास खुद का कोई किंगडम नहीं होता है। तो ऐसी ही कंडीशन कुछ इस फिरोज शाह यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की थी। बाय द टाइम ही टुक ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली ही वॉज 70 years old। मतलब देखो अंकल जी ने बहुत ओल्ड एज के टाइम में, इस उस टाइम में अगर आज की डेट में देखो तो 70 ईयर कोई सोच भी नहीं सकता। उस टाइम में उन्होंने थ्रोन की एस्टेब्लिश किया था अपना दिल्ली पे। 70 years ओल्ड बहुत लंबा टाइम है ये। जब उनको रिटायर होना चाहिए तब वो अपना रूल चला रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ही प्रूव्ड टू बी अ माइल्ड एंड जेनरियस रूलर। उसने अपने आप को कैसा एक माइल्ड यानी कि एक सॉफ्ट और जेनरियस रूलर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। वैसे कुछ हिस्टोरियंस इस चीज़ को नहीं मानते हैं, उसने सिर्फ फ़ायदा उठाया था और इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाहता था, ये एक फैक्ट है। Now he successfully managed to repel a Mongol invasion during his rule and even gave one of his daughters in marriage to a Mongol। अब इसमें ये चीज़ कही जाती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल अच्छे से एस्टेब्लिश किया और जो मंगोल्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे थे इनको। तो इन्होंने क्या किया, मंगोल इन्वेंशंस को, मंगोल के जो अटैक हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन सबको रोकने के लिए इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लोग क्या करते थे, मैट्रिमोनियल जो होता था अलाइंसेस एस्टेब्लिश कर लेते थे, शादी वगैरह रिलेशंस एस्टेब्लिश करते थे, जिससे क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी और इनके किंगडम को एक तो पावर मिलती थी और सेकंड थिंग होता था कि एक सिक्योरिटी इनको मिल जाती थी। तो ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने किया। उसने अपनी एक डॉटर थी, उस डॉटर की शादी जो थी वो मंगोल एक इन्वेंशन से कर दी थी, एक मंगोल लीडर से कर दी थी। द नेम वॉज उलुग खान, उसका नाम क्या था, उलुग खान। एंड हीज लेनिनेंसी टूवार्ड्स द मंगोल्स एंड अदर रिबेल्स टर्न्ड मैनी नोबल्स अगेंस्ट हिम। अब देखो उसने क्या किया, उसने मंगोल को, ऐसा करने की वजह से उसने मंगोल और जो अदर रिबेलियंस थे, ठीक है, उन सारे रिबेल्स को क्या कर लिया, नोबल्स को, मैनी नोबल्स अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हो गए थे ये सारे लोग। ऐसा करके उसने इतने लोगों को अपने अगेंस्ट कर लिया है। नाउ दे बिगन टू रिगार्ड हिम अ वीक रूलर। अब धीरे धीरे सब लोगों ने क्या किया, अब देखो एक तरह से पूरा सिस्टम ही उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे एक वीक रूलर बन जा रहा है। नाउ जलालुद्दीन रूल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसने रूल किया था। नाउ बारले 6 years आफ्टर ही टुक ओवर द थ्रोन, जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड। देखो उसने 6 years तक मोस्टली रूल किया था, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाया। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब उसका एक नेफ्यू था, ठीक है, नेफ्यू भी था और उसका सन इन लॉ भी था, ध्यान रखना। उसने अपने जो सन इन लॉ था उसी के थ्रू उसका क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। उसका नेफ्यू, ही किल्ड द जलालुद्दीन खिलजी, हिज अंकल। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नेफ्यू, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी, जो आपने नाम सुना है, यस दैट्स राइट, अलाउद्दीन खिलजी। जो ये पद्मिनी और ये हमने स्टोरी सुनी हुई है ना, ये वही वाला अलाउद्दीन खिलजी है। एक अलाउद्दीन खिलजी हुआ इस तरह का हिस्ट्री में। नाउ दैट इज़ अनदर थिंग अगेन। Alauddin Khilji, just like the Greek ruler Alexander, Alauddin Khilji wanted to conquer the world। अब देखो ग्रीक रूलर जो अलेक्जेंडर था ना, सिकंदर जिसको बोला जाता है, उसी की तरह अलाउद्दीन खिलजी के भी कुछ ड्रीम थे
सपने थे, देख लो सपने देखने में क्या जाता है, सपने तो देख ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सपने में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोच लिया था कि मुझे पूरे वर्ल्ड जो है वो कन्क्वायर करना है, यानी कि जीतना है। ही इवन एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी और द सेकेंड अलेक्जेंडर। और उसने ये भी एज्यूम कर लिया, देखो एज्यूम कर रहे हैं ना, उम्मीदें कर रहे हैं, वही बात है जो मैंने बोला, आप एक्सपेक्टेशंस आप कुछ भी रख सकते हो कि मुझे ये मिलेगा, मैं ये बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगी, तो यही चीज़ इसकी होती है। तो ये सोचता है सिकंदर इस्तानी सेकंड टाइटल जो है वो मुझे मिलेगा सिकंदर का। जब फर्स्ट टाइटल सिकंदर खुद फॉलो नहीं कर पाया तो इसको कैसे मिल जाएगा। ऑल दो हीज प्लान्स फॉर अ वर्ल्ड, उसने अपने जो वर्ल्ड था उस वर्ल्ड के लिए बहुत सारे प्लान बना रखे थे। Conquest did not materialize. He did manage to build an empire almost as large as the Ashokas. अब उसने जो अपना एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा करने की कोशिशें की थी और काफ़ी किया भी था, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोका ने किया था। अशोका वही सम्राट चंद्रगुप्त जो था, उनके चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन अशोका। Soon after taking over the throne, Alauddin launched a series of conquests to extend the control of the Sultanate. अब धीरे धीरे देखो उसने ना अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ये जो पद्मिनी की स्टोरी वगैरह जो ये लोगों ने बता रखी है दैट इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जिन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ी है और एक्चुअली जिनको पता है कि क्या होता है और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड ही जस्ट वांटेड टू बीइंग अ गॉड लाइक, ठीक है ना, वो एक भगवान की तरह बनना चाहता था। ही जस्ट वांटेड अ लार्ज एम्पायर, ओके, पूरा एक एम्पायर चाहता था वो। और उससे भी ज़्यादा ये था कि वो जहाँ पे जो भी चीज़ फेमस होती है वो अपने कंट्रोल में करना चाहता था। रिमेंबर आई एम रिपीटिंग, जस्ट चीज़ यानी कि थिंग्स लाइक फेमस प्लेसेस, पैलेसेस, प्लेसेस भी हैं और पैलेसेस भी है, ठीक है, फोर्ट्स, ये सब वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। एक बात और मैं आपको बता दूं, अफ़गानीज़ वॉज लाइक अ बैगर, ठीक है, मीन्स वहाँ पे इतना कल्चर नहीं था जितना इंडिया में था। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ये आप अपने माइंड में एक फ़िक्स करके रखना। इन लोगों ने किंगशिप क्या होती है कभी नहीं देखा था, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी पहले कोई किंग नहीं थे, तो उसके पापा तो कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कभी किंगशिप क्या होता है कभी देखा ही नहीं था, ओके। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था, वो सिर्फ ये चाहता था कि वो धीरे धीरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर ले, ठीक है। उसकी प्लानिंग देखो, उसकी प्लानिंग क्या थी, उसकी प्लानिंग थी कि वो सबसे पहले, हम यहाँ बात करेंगे ऐसे, देखो यहाँ है ये गुजरात, ठीक है, यहाँ दिल्ली था, दिल्ली से यहाँ आ जाता है गुजरात। तो वो ये चाहता था कि वो गुजरात ले लेगा, फिर वो मालवा ले लेगा और वहाँ से वो रणथंबोर ले लेगा, ठीक है। और रणथंबोर के बाद में अब बारी आती है वो चित्तौड़ से राजस्थान में एंट्री लेगा। अच्छा, ये चित्तौड़ ही क्यों चुना उसने, रणथंबोर ही क्यों चुना उसने, आपको मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर तो लेना और चित्तौड़ लेना ये दोनों बहुत ज़रूरी था। और राजस्थान को कंट्रोल करना है तो राजस्थान के पास में एकदम से तो वो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे राजपूत बैठे हैं और इतनी आसानी से राजपूत अपने पे कंट्रोल आने नहीं देंगे। तो ज़रूरी था आसपास के एरियाज़ जो हैं वो धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा करके लूटा जाए या लिया जाए। तो दैट वाज द प्लानिंग ऑफ दैट पर्सन, इसकी यही प्लानिंग थी। चित्तौड़ और रणथंबोर के बारे में आपको मैं बता दूं, अक्सर लोग बोलते हैं कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स नो डाउट वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि वो चित्तौड़गढ़ पे उसने इसीलिए अटैक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है,
चित्तौड़ वो इसलिए लेना चाहता था और रणथंभौर वो इसलिए लेना चाहता था, दोनों का एक ही रीज़न है, क्योंकि रणथंभौर और चित्तौड़ इन दोनों में एक चीज़ थी, ठीक है। इन दोनों में एक चीज़ क्या थी, वो थी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्ट का होना, ठीक है। चित्तौड़ में 2 फोर्ट थे, सॉरी रणथंभौर में 2 फोर्ट थे और चित्तौड़ में 1 फोर्ट था, ठीक है, जो आज भी फेमस है, वर्ल्ड पे 2nd नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे जो बड़ा अगर फोर्ट आप कहोगे तो वो यही आता है, और एक जोधपुर का आता है, अभी जोधपुर नहीं जाते हैं हम। चित्तौड़ जो है वो इसीलिए लेना चाहता था क्योंकि वहाँ का फोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी दीवारें बहुत बड़ी थी, मतलब है अभी भी, तो ये लेना ज़रूरी है। 1 थिंग क्यों ज़रूरी है वो भी बताएंगे। सेकंड, वो रणथंभौर के फोर्ट लेना चाहता था। रणथंभौर के फोर्ट क्यों लेना चाहता था? रणथंभौर के फोर्ट आप जब अपकमिंग क्लासेस, आपकी सीनियर क्लासेस होंगे, आप उसमें देखोगे, रणथंभौर के अंदर जो फोर्ट है वो फोर्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। ऐसे एक फोर्ट है और एक एक्चुअल फोर्ट जो है वो ये है। ये तो एक भूल भुलैया वाला फोर्ट है जो सिर्फ दुश्मन अगर अटैक करते हैं ना, एनिमीज अटैक कर देते हैं, फोर्ट पे भी कर देते हैं डायरेक्टली, तो वो दुश्मन इसमें ही फंसा रहेगा तब तक। जो यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ हैं, जो राजा की पूरी फैमिली होती थी वो यहाँ रहती थी, वो यहाँ से किसी सेफ प्लेस पे जा सकती है, मूव कर सकती है, तब तक उन्हें टाइम मिल जाएगा जब तक वो इसमें फंसे रहेंगे। तो ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी था, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं था। तो और यहाँ पे एक थे राजा हमीर देव चौहान, वॉज द किंग ऑन दैट टाइम। हमीर देव चौहान एक किंग थे, ठीक है, और चित्तौड़ में थे रावल रतन सिंह। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये जो रतन सिंह थे ये चित्तौड़ के राजा थे, तो चित्तौड़ का फोर्ट भी इनको ज़रूरी था लेना इसको, और रणथंभौर का भी लेना ज़रूरी था। गुजरात और मालवा वो कंट्रोल कर रहा था, ओवरऑल उसको पूरा इंडिया कंट्रोल करना था, लेकिन वो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, देखो पूरे इंडिया पे एक साथ तो अटैक कर नहीं सकता, धीरे धीरे करेगा तभी तो उसकी आर्मी बढ़ेगी, और आर्मी बढ़ेगी तभी उसकी पावर बढ़ेगी। तो बिल्कुल यही बात है कि वो क्या कर रहा था, ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं उन्हीं को पहले उसने कोशिश की कि उनको ही ब्रेक डाउन करके अपने कंट्रोल में ले ले। और यहाँ ज़रूरी था कि वो यहाँ पे अपने ये जब स्ट्रॉन्ग दोनों फोर्ट वो ले लेगा तो ये होगा कि इन दोनों फोर्ट पे वो अपना जो एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट उसने किया है और जो खलजी डायनेस्टी है उसको आने वाले टाइम के लिए सेफ़ रखना, अपने फैमिली को रखना, ठीक है, अपने जो पर्सन्स वो बुलाने वाला है अफ़गानिस्तान से, तो उन सबको लाना और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए ये दोनों फोर्ट जो हैं वो सेफ़ रहेंगे। दूसरा, खुद के छुपने के लिए भी सेफ़ रहेंगे। ये सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी आगे होकर अटैक नहीं किया, नहीं किया, सच में नहीं किया। वो जाता था, एक ही काम करता था, जाता और वहाँ पे सामने बैठ जाता। धरने पे लोग नहीं बैठते, बिल्कुल वैसे ही वो था, जाता और फोर्ट के आगे बैठ जाता धरने देके। ये क्या था? वॉज ही कावर्ड? आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन एक बात ये होती है, इसके पीछे एक और पॉलिसी थी उसकी। वो इसीलिए बैठा करता था क्योंकि जो फोर्ट है, फोर्ट में जो ग्रेन्स जाता है, जो भी उनके फूड होता है, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है वो सब जो फोर्ट में जाती थी वो सब वो ले लेता था। तो फोर्ट में धीरे धीरे सब खत्म हो जाता था। खत्म तो होगा ना, कभी वो कलेक्शन रखेंगे, स्टोरेज रखेंगे तो भी कितना रखेंगे, तो कभी तो ख़त्म होगा वो। यही करके तो उसने चित्तौड़ जीता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, वो सब खत्म होने लग जाता था। तब वो किंग को मजबूर कर देता था कि किंग आके उसके सामने झुके, और फिर वो बैटल के लिए या जो भी होता था उसके लिए वो प्रिपरेशन करके पहले से ही रेडी रहता था। तो ये उसकी एक्चुअल जो थी वो ये चाल हुआ करती थी। नाउ अब ये है कि वो क्या करना चाह रहा था, पूरा के पूरा राजस्थान अपने अंडर में लेना चाह रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्ट और सबसे मज़बूत, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ब्यूटीफुल अगर फोर्ट्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही मिलेंगे आपको। तो वो यही चाहता था कि इसको कंट्रोल कर ले।
ना वो धीरे धीरे अगर राजस्थान जैसा इतना बड़ा स्टेट कंट्रोल में आ जाएगा तो काफ़ी एम्पायर बढ़ जाएगा उसका। और दिल्ली के कंप्लीट में पास में पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये दिल्ली है अगर, ठीक है, और यहाँ गुजरात है, तो राजस्थान आ जाता है तो इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है उसका, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन उसके लिए रहेगा वेस्टर्न साइड का, और फिर ये साउदर्न, तो ये सदर्न भी जीत लेगा और नॉर्दर्न तो पास में ही पड़ता है तो उसको भी जीतना। जब धीरे धीरे जुड़ता रहेगा, मतलब अगर इन दोनों से ये ऐड हो रहा है, मतलब गुजरात के साथ में अगर दिल्ली की ताकत मिल जाती है तो वो राजस्थान पे अटैक कर लेगा। फिर इन तीनों की जब पावर मिल जाएगी तो वो सदर्न पार्ट जीत लेगा। फिर ये वाला पोर्शन पूरा अगर उसके कंट्रोल में आ गया तो ये और ये तो ईजिली वो जीत ही जाएगा। तो ये उसकी जो थी एक्चुअल स्ट्रैटेजी थी। नाउ अब क्या होता है, we have time boundations also, so we will continue this topic in the next video after this rebellions and inventions and reforms of this Delhi Sultanate. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. We will continue this topic in the next video surely. Thank you.